मित्रों नमस्कार। आपसे निवेदन है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। साथियों नमस्कार। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए युक्तियां, फ्रेंडली टिप्स फॉर लर्नर्स, इस श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अनेक बातों की चर्चा करते हुए लगभग 4 पाठ आपके लिए मैंने प्रस्तुत किए और अब समय है कि विषय के अनुसार, चैनल के शीर्षक के अनुसार मैं हिंदी विषय की शुरुआत करूं। तो आज हम जानेंगे, लोग कहते हैं कि हिंदी संस्कृत की बेटी है, संस्कृत की बेटी है हिंदी, किंतु क्या वास्तव में ऐसा है? और नहीं तो हिंदी किसकी बेटी है? आज के ट्यूटोरियल में हम यह जानने का प्रयास करेंगे। तो साथियों शुरुआत करते हैं बिल्कुल आदिकाल से, जिसे हम आदि भाषा कहते हैं या देव भाषा संस्कृत कहते हैं। तो देव भाषा संस्कृत से भाषा की यात्रा का, भाषा की विकास यात्रा का जो आरंभ हुआ, वह विभिन्न चरणों में एक जटिल प्रक्रिया के अंतर्गत परिवर्तित होते रह रहकर जिस मुकाम तक पहुंचा है, उसका नाम है हिंदी। अब यह जटिल प्रक्रिया क्या है, पहले इस पर जरा सा प्रकाश डाल दूं। होता क्या है, कोई भी भाषा विकसित हो जाती है, फिर उसका व्याकरण नियत किया जाता है और व्याकरण निष्ठ हो जाने पर वह जनमानस में आम व्यक्तियों के लिए जब कठिनाई बनने लगती है उसका प्रयोग, तो लोग उसे अपनी सुविधा के अनुसार प्रयोग करना शुरू करते हैं। फिर रूपों में परिवर्तन आता है, या एकाएक परिवर्तन नहीं आता कि हम तुरंत उसको पता लगा लें कि कहाँ क्या परिवर्तन है। वह स्थान स्थान पर देश के विभिन्न मोहल्लों में, प्रदेशों में, गांव में, कस्बों में जब ये परिवर्तन होते हैं, तब उन परिवर्तनों को इकट्ठा करने पर, समायोजित करने पर किसी एक प्रमुख भाषा का रूप दिया जाता है। और यह परिवर्तन चूंकि अलग अलग स्थानों पर विभिन्न प्रकार से होते हैं, इसीलिए जटिल है। तो इस क्रम में सबसे पहले वैदिक संस्कृति आती है, वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत में वेद, उपनिषद तथा पुराणों की रचना हुई। फिर इसके पश्चात लौकिक संस्कृत आई। इसी प्रक्रिया में परिवर्तित होकर लौकिक संस्कृत में वाल्मीकि रामायण, महाभारत, नाटक और व्याकरण आदि ग्रंथों की रचना की गई। कालांतर में फिर धीरे धीरे जब इनमें परिवर्तन हुए, तो उस परिवर्तन में विभिन्न स्थानों की बोलियों को एक नाम दिया गया, प्राकृत। इस तरह प्राकृत भाषा अस्तित्व में आने लगी और प्राकृत भाषा में उस समय जैन साहित्य प्रचुरता से लिखा गया। जैन साहित्य की अधिकांश रचनाएं इस प्राकृत भाषा में ही हुई। और प्राकृत भाषा फिर जब आगे बढ़ी, तो प्राकृत भाषा के आगे चलने पर जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों का नाम, उस भाषा को, परिवर्तित भाषा को पाली भाषा कहा गया। और पाली भाषा में बौद्धों के बहुत से ग्रंथ लिखे गए, धम्मपदम आदि अनेक ग्रंथों की रचना यह पाली भाषा में की गई। और पाली भाषा का जो अगला चरण है, वह अगला चरण कहलाता है अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा का वास्तव में बीजारोपण तो प्राकृत भाषा के समय ही हो चुका था,
जो भाषा के विभिन्न स्थलों पर रूप परिवर्तित हो रहे थे, उन बोलियों को ही आगे बढ़ने का जो अवसर मिला, उसके कारण ये अपभ्रंश कहलाई। और अपभ्रंश भाषा से अपभ्रंश भाषा की दो शाखाएं हो गई, एक अवहट्ट कहलाई और दूसरी शौरसेनी कहलाई। अवहट्ट भाषा, इसमें सरल और जो देशी शब्द थे इनका प्रयोग अधिक होता था। वास्तव में अवहट्ट को हिंदी की, आधुनिक हिंदी की प्राचीन भाषा माना जाता है। वहीं से हिंदी का विकास शुरू हुआ, ऐसा कह सकते हैं। आगे चलकर अवहट्ट से मैथिली, मागधी, बांग्ला तथा असमिया जैसी भाषाएं विकसित हुई। इसी प्रकार शौरसेनी की दो शाखाएं हो गई। शौरसेनी की दो शाखाएं हो गई। एक शाखा वह जो राज दरबारों से मान्यता प्राप्त थी और दूसरी वह जो जनमानस में प्रचलित थी। जनमानस में प्रचलित शौरसेनी भाषा से आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती तथा पंजाबी आदि भाषाओं का विकास हुआ। साथियों, यह अपनी हिंदी ही है जिसने स्वतंत्रता संग्राम में देश को स्वतंत्र करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ हम देख सकते हैं कि संस्कृत की बेटी हिंदी सीधे सीधे नहीं है, अर्थात हिंदी संस्कृत की बेटी है, ऐसा कहना बहुत उचित नहीं है। साथियों, यदि आपको जानकारियाँ अच्छी लग रही हों तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मिलते हैं फिर अच्छी अगली नई जानकारी के साथ अगले गुरुवार को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।